हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें में ड्यूप्लेट लॉ। ठीक है, यानी कि ड्यूप्लेट लॉ से आज आपका टॉपिक शुरू होगा। ठीक, तो ड्यूप्लेट लॉ होता क्या है? देखिए, ड्यूप्लेट लॉ इससे पहले आपको बताया गया था ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट लॉ मतलब अष्टक नियम। अष्टक नियम में आपको ये बताया गया था कि मैक्सिमम जो एटम होता है वो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लूज करती है, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, वो गेन करती है। ठीक है, और किसी भी एटम को जो होता है इस नेचर को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऑक्टेट लॉ। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एटम जो होता है ऑक्टेट लॉ को फॉलो करता है, बट कुछ ऐसा एटम होता है जो ऑक्टेट लॉ को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये ऐसा एक मतलब कि एलिमेंट है या एटम है जो कभी भी ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब जैसे कि आपको बताया गया था ऑक्टेट लॉ में हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके वो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ही क्या करना चाहेगा, पूरा करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही पूरा करना चाहेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में रहना चाहिए। बट ड्यूप्लेट लॉ में क्या होता है, किसी भी जो भी मतलब एटम होगा जो ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो करेगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 ही इलेक्ट्रॉन में वो क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेती है। क्या कर लेती है? स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेती है। तो ड्यूप्लेट लॉ किसको कहते हैं? जिसके अंतर्गत कोई एटम क्या करती है या कोई परमाणु या कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर क्या करती है, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेती है। उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूप्लेट लॉ कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे कि आप लिथियम के भी बारे में जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब कि थोड़ा बहुत आप लिथियम के बाद और कुछ अलग परमाणु ले सकते हैं, जिसके मतलब कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बाद क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बचती है। ठीक है, उसको आप मान सकते हैं, लिथियम को भी कंसीडर कर सकते हैं केवल, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्राइमरी रूप से वो ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो नहीं करती, बस उसके अंतर्गत आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं ड्यूप्लेट लॉ, यानी कि ड्यूप्लेट लॉ क्या होता है उसके बारे में हम पहले लिख देते हैं। ड्यूप्लेट लॉ, ड्यूप्लेट लॉ मतलब होता है युग्म नियम। ठीक है, ड्यूप्लेट लॉ, ड्यूप्लेट लॉ क्या लिखेंगे, कुछ परमाणु, कुछ एटम अपने अपने आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को प्राप्त करती है, प्राप्त करती है, क्या कहलाता है, ड्यूप्लेट लॉ कहलाता है, ड्यूप्लेट लॉ कहलाता है। मतलब ये हुआ कि एटम के ऐसा नेचर, ठीक है, ऐसा नेचर जिसमें वो क्या करती है, अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके क्या करती है, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करती है। आउटर मोस्ट सेल मतलब एटम की वह नेचर जिसके अंतर्गत वह अपनी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबिलिटी को क्या करती है, प्राप्त करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूप्लेट लॉ। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है आपका, वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन कुछ इसका विशेषता भी होता है। क्या विशेषता होता है? तो वो होता है कि हमेशा ड्यूप्लेट लॉ जो फॉलो होगा वो हमेशा ऐसे एलिमेंट पर फॉलो होता है या ऐसे एटम पर फॉलो होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में ओनली वन क्या रहना चाहिए, सेल रहना चाहिए। कितना क्या रहना चाहिए, ओनली वन सेल रहना चाहिए, मतलब एक सेल जिसमें रहेगा वही परमाणु पर क्या होगा, ड्यूप्लेट लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज पर नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम जिक्र करना चाहते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ये बात सोच सकते हैं कि ठीक है, ऑक्टेट लॉ में कोई भी एटम क्या करता था, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता था या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, लूज करता था। उसके बाद वो क्या करता था, स्टेबिलिटी को प्राप्त करता था। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन गेन अथवा लूज नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है इसमें भी, बट ऐसा माना जाता है कि इसमें मतलब कि इसके लास्ट आउटर मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जो मतलब कि पूर्ण रूप से पहले से ही भर जाता है या पहले से ही रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, गेन या लूज़ फिलहाल में 2 एलिमेंट पर नहीं की जाती, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब अंतिम अगर बात करते हैं तो हीलियम, तो हीलियम केवल और केवल ये इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ वगैरह नहीं करेगा, ठीक है? बट हाइड्रोजन क्या करेगा, वो लूज़ क्या करेगा? तो नहीं करेगा, बट गेन ज़रूर कर सकता है। क्या कर सकता है? गेन ज़रूर कर सकता है। मतलब वो हुआ कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पुड़ जाएगा। क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पुड़ जाएगा। इसलिए तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। लेकिन हीलियम में पहले से ही क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें फिल है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन नहीं करेगा, ना ही लूज़ करेगा। समझ रहे हैं? तो हमेशा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो करवाने के लिए या ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो करने के लिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। लेकिन ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को मतलब कि लूज़ नहीं कर सकता या त्याग नहीं सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाइड्रोजन क्या करेगा, ड्यूप्लेट लॉ फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा यानी कि ग्रहण करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता है। बट हीलियम क्या करेगा, वो ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो लूज़ करेगा, क्योंकि पहले से ही उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर स्टेबिलिटी को प्राप्त करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, या एटम के इस नेचर को क्या कहेंगे, तो ड्यूप्लेट लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्यूप्लेट लॉ, ठीक है? अब कुछ इसकी विशेषता, सबसे एक विशेषता मतलब इसके अंतर्गत एक ही इसका प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला विशेषता ये है कि यह लॉ यह लॉ केवल केवल उस एलिमेंट एलिमेंट या एटम एटम पर फॉलो फॉलो होती है होती है जिसके पास पास केवल एक सेल पाई जाती है। क्या होगी? केवल एक सेल पाई जाती है, उस पर ही क्या होगा, ये लॉ फॉलो होगा, ठीक है? अब जैसे कि इसका एग्जांपल, ड्यूप्लेट लॉ का क्या एग्जांपल है, तो मतलब ऐसा एटम का नाम, मतलब कि एग्जांपल देना है जो ड्यूप्लेट लॉ क्या करती है, फॉलो करती है। तो उस एटम का नाम है, एक हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, हीलियम। तो पहला एटम है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, और दूसरा है आपका एंड हीलियम। क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 ऐसा एलिमेंट है जो ओनली वन केवल और केवल ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो करती है, ये ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम कभी भी ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या इसका जो सेल में मतलब इसमें जो सेल की संख्या है वो केवल और केवल 1 है, और जिसके पास 1 सेल रहेगा निश्चित रूप से उसी पर क्या होगा, ड्यूप्लेट लॉ फॉलो होगा। ठीक है, इस बात को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? ये दोनों ये दोनों एटम एटम कभी भी कभी नहीं सॉरी एटम ऑक्टेट लॉ ऑक्टेट लॉ ऑक्टेट लॉ फॉलो नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है। क्या होगा? फॉलो नहीं करती है, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में क्या लिख सकते हैं, या तो क्योंकि इसके मतलब पास क्या होता है, केवल और केवल एक ही सेल पाई जाती है, इसलिए ये ऑक्टेट लॉ को फॉलो
नहीं करेगी। ये हो गया आपका ड्यूपलेट लॉ, ठीक है? तो आप ऑक्टेट लॉ भी पढ़ चुके हैं, ड्यूपलेट लॉ भी पढ़ चुके हैं। ऑक्टेट लॉ किसको कहते हैं? तो ऑक्टेट लॉ में आपको ये बताया गया था, जब कोई परमाणु यानी कि कोई भी परमाणु या एटम अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, तो एटम की इस नेचर को क्या कहते हैं? ऑक्टेट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेट लॉ। और इसके अंतर्गत क्या करता है, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? भरना चाहता है या 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। ये ठीक लेंगे। दूसरा बात हम ये बताए थे कि ऑक्टेट लॉ जो होता है, मैक्सिमम एटम क्या करती है? फॉलो करती है। बट कुछ ऐसा एटम होता है जो ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करती है, जिसका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। तो वो अगर ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो वो कौन-सा लॉ को फॉलो करेगी? तो निश्चित रूपेण वो जो फॉलो करेगा, वो होगा आपका ड्यूपलेट लॉ को फॉलो करेगी। तो ड्यूपलेट लॉ किसको कहते हैं? तो हम ये बताए थे, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अपने अंतिम यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? प्राप्त कर या 2 इलेक्ट्रॉन को भरकर वो अपनी स्टेबिलिटी को क्या करती है? प्राप्त करती है। तो इस नेचर को या एटम के इस नेचर को क्या कहते हैं? तो ड्यूपलेट लॉ कहते हैं, मतलब युग्म नियम कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद हम ये बताए थे कि हाइड्रोजन और हीलियम ड्यूपलेट लॉ को फॉलो करती है, इसलिए इसके अंतिम सॉरी, इसमें सेल की जो संख्या होती है 1 होती है। इसलिए हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जिस जिस एटम के पास केवल 1 सेल होगा, 1 सेल होगी, वो एटम या एलिमेंट क्या करेगा? वो ड्यूपलेट लॉ को फॉलो करेगा। अदरवाइज़ अगर जिस एटम के पास 1 से अधिक सेल पाई जाएगी, वो ड्यूपलेट लॉ को फॉलो नहीं करेगी। तो वो किस लॉ को फॉलो करेगी? तो वो करेगी आपका ऑक्टेट लॉ को फॉलो करेगी। ये सब आपको बता दिया गया है, ठीक है? अब हम चलते हैं इसी ऑक्टेट और ड्यूपलेट लॉ से संबंधित जब बातें और करते हैं, तो उसमें आपका आता है नेक्स्ट जो टर्म पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी। या वैलेंसी के पढ़ने से पहले हम वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। आई थिंक हमें लगता है कि आपको वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन पढ़ा चुके हैं, ठीक है? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन अ, ऑक्टेट लॉ बता दिए थे, ठीक है? ऑक्टेट लॉ के बाद आपको हम ठीक है, वैलेंस पढ़ा देते हैं, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए। आई थिंक हमें लगता है कि आप लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया गया था या वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन जो था वो पढ़ा दिया गया था और कोर इलेक्ट्रॉन भी आपको पढ़ा दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी। देखिए वैलेंसी अगर आपको ऑक्टेट लॉ या ड्यूपलेट लॉ पता है, वैलेंसी सिंपल है। वैलेंसी मतलब संयोजकता। अब संयोजकता क्या होता है? संयोजकता किसी भी केमिस्ट्री में जो होता है ना, आप इक्वेशन बनाते हैं, केमिकल इक्वेशन को फॉलो करते हैं या केमिकल इक्वेशन को क्या करती हैं, उसके मैकिंग मतलब कि फ़ॉर्मूला वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया में या सॉरी किसी भी केमिकल इक्वेशन यानी कि ठीक है, रासायनिक समीकरण में या किसी भी केमिकल मतलब कि रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन क्या करती है उसमें पार्टिसिपेट करती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका नाम है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही क्या करती है केमिकल रिएक्शन में क्या करती है पार्टिसिपेट करती है। इसका ये कैसे पार्टिसिपेट करती है जब हम फ़ॉर्मूला को मैकिंग करेंगे, फ़ॉर्मूला बनाना सिखाएँगे तो उस वक़्त आप ज़रूर इसको पता कर सकते हैं या उस वक़्त आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद जो पढ़ते हैं हम ऑक्टेट लॉ के बाद अब पढ़ते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मतलब ये हुआ कि देखिए ऑक्टेट लॉ कैसे बताए थे? तो ऑक्टेट लॉ मतलब हम ये बताए थे कि कोई भी परमाणु अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है गेन करती है या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है लूज़ करती है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करने के बाद जो मतलब कि गेन या लूज़ जो करती है, तो इस नेचर को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट लॉ। बट
ये जो जितनी संख्या में अब मान चलिए कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन मतलब ग्रहण करेगा, कुछ न कुछ नंबर में ग्रहण करेगा, कुछ न कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब लूज़ ही करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करना चाहिए तो कुछ न कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। अब जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन को लूज़ या जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? वैलेंसी। अर्थात हम किस तरह बोलेंगे कि जब कोई परमाणु यानी कि एटम अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वो जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, उसकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? तो उसकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? वैलेंसी। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? तो लिखेंगे जब कोई परमाणु परमाणु अपनी स्टेबिलिटी अपने स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, अपने स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग मतलब लूज, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को लूज अथवा गेन मतलब ग्रहण करती है उसकी संख्या को ही क्या कहा जाता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी कोई परमाणु अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, उसकी संख्या को ही क्या कहते हैं? तो उसकी संख्या को हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अब इसमें आप डेफिनेशन में ही देख लीजिए न, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग यानी कि लूज़, और दूसरा देखिएगा या करके जो पॉइंट लिखा गया है या अथवा में लिखा गया है, उसमें क्या है? गेन यानी कि ग्रहण। मतलब कि किसी कंडीशन में एटम क्या कर सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, ठीक है? या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास अगर कोई इंसान कोई मतलब कि ऋण लेने के लिए आया है, ठीक है? जिसको हम कर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ज। और दुनिया का दस्तूर ही है, थोड़ा बहुत ये कर्ज लेन-देन होता ही रहता है, ठीक है? तो कोई इंसान कोई किसी से कर्ज लेने के लिए जाएगा, तो मान लीजिए कि सपोज़ दैट मतलब मान लीजिए कि ए कोई इंसान है और बी ये कोई इंसान है। अब ए गया बी के पास कर्ज माँगने के लिए कि भाई हाँ, हमें इतना रुपया की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। ठीक है? ए कहेगा कि भाई हमें कुछ रुपया की ज़रूरत है, आप दीजिए। तो बी के पास रुपया रहेगा तो ही तो देंगे ना। बी के पास जब रुपया रहेंगे तो इनको ए को देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी तब ए को रुपया देंगे जब बी के पास सफिशिएंट जितना रुपया रहना चाहिए, जितना उनके पास आवश्यकता अनुसार मतलब कि जितना मतलब कि अच्छा खासा उनके पास रुपया रहना चाहिए, तब वो क्या करेंगे उसमें से रुपया उनको देंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर इनके पास धन है ज़्यादा मात्रा में, क्या रहेगा? धन अगर ज़्यादा मात्रा में है, तो ये क्या कर देगा? इसको दे देगा। नहीं, तब ये क्या करेगा? अपने धन में से कुछ रुपया निकाल कर इसको दे देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि त्याग इलेक्ट्रॉन का त्याग वही कर सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज़्यादा। तो त्याग मतलब क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? त्याग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए क्या रहना चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या उनके पास ज़्यादा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? उनके पास धन। मतलब ये हुआ कि किसी कोई अगर कोई रुपया देता है अपने धन में से निकाल कर, ज़्यादा था
मतलब बहुत ज़्यादा धन दौलत था, सॉरी रुपया पैसा बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण उसमें से थोड़ा बहुत रुपया निकाल के क्या कर दिया गया, इनको दे दिया गया है। क्या कर दिया गया? दे दिया गया। मतलब धन में से क्या किया गया और थोड़ा बहुत धन को निकाल कर दिया गया है। क्या दिया गया? निकाल कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? धनात्मक। क्या कहेंगे? धनात्मक संयोजकता। क्या कहेंगे? धनात्मक। मतलब धन था पहले ज़्यादा मात्रा में और उसी में से धन निकाल कर क्या कर दिया गया है? किसी को दे दिया गया है, कर्ज के रूप में। तब इसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक। अब जो मतलब कि बी, बी के पास धन था बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा था यानी कि धन था, तो उसमें से निकाल कर इसको दिया। तो भाई ये त्यागा है, मतलब ये रुपया इसको दिया है, तो ये धनात्मक हुआ, धन इसके पास था, धनात्मक हो गया। इसके पास धन नहीं था, तो ये क्या किया? इसको दिया, तो निश्चित रूप से इनके पास धन नहीं था और ये जो लिया है, तो लिए हैं तो क्या लिए? ऋण लिए हैं। क्या लिए हैं? ऋण लिए हैं, मतलब पैसा कर्ज के रूप में लिए। तो ऋण या कर्ज लिए हैं तो इसका मतलब उस पर कौन-सा उसको संयोजकता कौन-सा संयोजकता कहेंगे? ऋणात्मक। मतलब जो लिया उसको ऋणात्मक संयोजकता या वह ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा और जो इलेक्ट्रॉन दिया वो कौन-सा संयोजकता का निर्माण करेगा? धनात्मक संयोजकता का। कैसा संयोजकता? एक बार फिर सुन लीजिएगा। जब कोई परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो धन से क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए वो कौन-सा संयोजकता का निर्माण करेगा? धनात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा और वो जिसको दिया, तो जो लिया है, जो दिया है और जो लिया है वो ऋण लिया है। क्या लिया है? ऋण। तो ऋण लिया है तो इसका मतलब वो कौन-सा संयोजकता का निर्माण करेगा? ऋणात्मक संयोजकता। मतलब एक ही बात ध्यान रखना है, जो देगा वो धनात्मक संयोजकता, जो लेगा वो ऋण मतलब ऋणात्मक संयोजकता। लेगा तो ऋण लेता है ना भाई, इसलिए वो कौन-सा संयोजकता का निर्माण करेगा? ऋणात्मक संयोजकता। तो इसलिए यहाँ पर हम संयोजकता कितने प्रकार लिख सकते हैं? तो संयोजकता होता है 2 प्रकार के। क्या लिखेंगे? संयोजकता 2 प्रकार के होते हैं। संयोजकता संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहिए या संयोजकता कहिए, बात बराबर है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन-कौन होता है? एक धनात्मक संयोजकता होता है, धनात्मक संयोजकता धनात्मक संयोजकता, ठीक है? यानी कि पॉजिटिव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है? दूसरा ऋणात्मक संयोजकता, क्या होता है? ऋणात्मक ऋणात्मक संयोजकता, क्या होता है? नेगेटिव वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी, ठीक है? यानी कि धनात्मक संयोजकता और उसके बाद ऋणात्मक संयोजकता। अब धनात्मक संयोजकता किसको कहेंगे? जब कोई परमाणु क्या करेगा, वो अपने स्टेबिलिटी का मतलब समझ जाइएगा कि अपने लास्ट वाले के कक्ष में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई परमाणु अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? धनात्मक मतलब धन है तब ये देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब कोई परमाणु अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा, तो उसके द्वारा निर्मित संयोजकता को क्या कहेंगे? धनात्मक संयोजकता। और जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तो उसके द्वारा निर्मित संयोजकता क्या कहेंगे? तो ऋणात्मक संयोजकता कहेंगे, ठीक है? इसको हम लिख देते हैं। ये सब छोटा-छोटा पॉइंट है, अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूपेण आपको केमिस्ट्री समझने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला सबसे पहला है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव वैलेंसी। पॉजिटिव वैलेंसी किसको कहते हैं? कि जब कोई परमाणु यानी कि एटम अपने अपने स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी प्राप्त
प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्याग करती है। क्या करती है? त्याग, यानी कि लूज करती है। करती है, करती है। तो इसके द्वारा निर्मित वैलेंसी, निर्मित वैलेंसी को ही क्या कहते हैं? धनात्मक संयोजकता, यानी कि पॉजिटिव वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है। अब पॉजिटिव वैलेंसी कौन कौन निर्माण करता है, तो वो देख लीजिए। जैसे कि आपका सोडियम रहा, पोटेशियम रहा, कैल्शियम रहा, और भी इससे पीछे के भी जो परमाणु होता है वो पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण करता है। उसको जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो वहां पर आप सीख जाइएगा। फिलहाल में अभी केवल हम डिफिनेशन वाइज डिफिनेशन ही लिखा रहे हैं। एग्जाम्पल इसका हम लगातार लास्ट में करेंगे। ठीक है। और हम इसलिए पहले ये लिखा रहे हैं ताकि ये चीज आपको पहले याद रहेगा, तो उस वक्त एग्जाम्पल समझने में एक जरा सा दिक्कत भी नहीं होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये थ्योरी वगैरह याद है तो देखिएगा एग्जाम्पल अपने आप धराधर अपने आप बना लीजिएगा, हर एक एग्जाम्पल। ठीक है। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव वैलेंसी। नेगेटिव वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी किसको कहते हैं? तो इसके पास पॉजिटिव वैलेंसी जो मतलब कि एटम मतलब कि जिस प्रकार के एटम या जो एटम पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी? कमी नहीं रहेगी। उसके पास इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में रहेगा। बट नेगेटिव वैलेंसी वही निर्माण करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी? कमी रहेगी। ठीक है। क्या लिखेंगे? जब कोई एटम, जब कोई एटम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, ग्रहण करती है, तो उसके द्वारा निर्मित वैलेंसी, निर्मित वैलेंसी को ही नेगेटिव वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेगेटिव वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो जैसे हम देख लीजिएगा फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका क्या है? तो नेगेटिव वैलेंसी का निर्माण करता है। वैलेंसी भी हो चुका है। अब हम पढ़ लेते हैं आयन। देखिएगा सभी के डिफिनेशन देखिएगा मिलता जुलता रहेगा, सब डिफिनेशन थोड़ा ना थोड़ा पक्का मिलेगा। ठीक है। अब आयन क्या कहते हैं? बस जस्ट इससे बस एक ही स्टेप आगे है। बस ये अगर आपको याद है, ये आपको याद हो गया होगा तो निश्चित रूपेण आपको आयन भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आयन जैसे ही आप सीख लिए तो आपको उस केमिस्ट्री समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। खास करके रिएक्शन वाले जो पोर्शन होता है वो समझने में कभी दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा-सा एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ाए थे वैलेंसी सॉरी ड्यूप्लेट लॉ। ड्यूप्लेट लॉ किसको कहते हैं? तो कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करके वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूप्लेट लॉ कहते हैं। ठीक है। दूसरा हम बताए थे संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो जब कोई परमाणु अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करती है उसकी संख्या को क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्या होता है? पॉजिटिव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब ये हुआ कि कोई एटम क्या करती है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की क्या करती है? लूज करती है। तो उसके द्वारा निर्मित वैलेंसी को ही क्या कहते हैं? पॉजिटिव वैलेंसी कहते हैं। और जब कोई परमाणु क्या करेगा? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? ग्रहण करेगी। तो उसके द्वारा निर्मित
वैलेंसी को क्या कहते हैं? तो नेगेटिव वैलेंसी कहेंगे, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे आयन। अब आयन किसको कहते हैं? तो आयन सिंपल है। तो देखिए वैलेंसी में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? लूज़ या गेन कर रहा था। क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन कर रहा था। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन कर रहा था, तो उसकी संख्या को हम क्या कहते थे? वैलेंसी। अब बताइए एक बात, जब किसी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा या लूज़ करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या तो गेन करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करने से निश्चित रूपेण वो कुछ न कुछ उस पर चार्ज आएगा, कुछ न कुछ उस पर आवेश आएगा। क्या आएगा? आवेश आएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या बोले थे कि कोई भी परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करेगा, तो निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ प्रकार क्या होगा? आवेश आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एटम जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन के क्या किया है? मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि जैसे कि ये इसका जो है ढक्कन है, ठीक है? ये अभी खुला हुआ है, ठीक है? ये क्या है? खुला हुआ है और जैसे ही ये आकर ढक्कन इस पर आ गया, ये क्या हो गया? बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि मतलब कि इस पर कवर आ गया। क्या आ गया? इस निब जो था निब, उस पर क्या आ गया? कवर आ गया। ठीक उसी प्रकार किसी भी एटम में जब क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है या इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी उस पर कुछ ना कुछ पर कुछ आवेश आएगा, आवेश मतलब चार्ज आएगा, ठीक है? और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा भी मतलब निकलेगा भी, फिर भी उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ उस पर आवेश आएगा। मान लीजिए कि अब इसमें से ये ढक्कन को हम क्या कर दिए? हटा दिए। ये क्या हो गया? निब दिखाई देने लगा, ये इफेक्टिंग हुआ, प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि ये निब अब दिखाई देने लगा है। मतलब ढक्कन के हटने से क्या हुआ? ये दिखाई देने लगा है। अब ढक्कन को क्या कर दिए हैं? लगा दिए हैं, ये क्या हो गया? अब ये बंद हो गया। ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन आता है, तो उस पर आवेश आता है और जब इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर भी उस पर क्या होता है? वो आवेशित होता है। क्या होता है? आवेशित होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई परमाणु यानी कि एटम इलेक्ट्रॉन क्या करती है? गेन करती है या लूज़ करती है? क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करती है या लूज़ करती है? तो उस पर किसी न किसी प्रकार क्या होती है? आवेश आती है। क्या आती है? आवेश आती है। क्या होता है? या वो आवेशित होती है। क्या होती है? आवेशित होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद या ग्रहण करने के बाद जो आवेश आता है, उस आवेश आने को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। तो हम इसको परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? आयन को परिभाषा कैसे दे सकते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है। क्या करती है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, तो उस पर उत्पन्न आवेश मतलब जो आवेश आया है, उस पर उत्पन्न आवेश को ही हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ये नहीं लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करने से मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करने को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। नहीं, देखिए ये एक पार्ट है। आयन का जो डेफिनेशन का जो एक पार्ट ये है, ठीक है? ये एक्चुअली में अगर देखिएगा ये आयन का डेफिनेशन नहीं है। ये उसका उस डेफिनेशन का एक पार्ट है या प्रॉपर्टीज है, ना कि उसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन इसका ये होता है कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करेगा यानी कि गेन या लूज़ करेगा, तो उस पर उत्पन्न आवेश मतलब जो उस पर आवेश आया है, उस आवेश को हम क्या कहते हैं? तो उस आवेश को ही हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन या उत्पन्न आवेश या आवेश को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। हाँ, ये आवेश तब उत्पन्न होगा जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? या तो गेन करेगा या तो लूज़ करेगा। समझ रहे हैं? तो हम बाद में कह सकते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रॉन को त्याग या मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करने के बाद उस पर जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ये बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करने के बाद उत्पन्न आवेश जो होता है उसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब यहाँ पर एक देख लीजिएगा बात, क्या है यहाँ पर? तो निश्चित रूपेण एक जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? गेन कर रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसका मतलब ऋण ले रहा है। तो ऋण ले रहा है तो इसका मतलब वो कौन-सा मतलब कि आयन का निर्माण करेगा? तो निश्चित में वो ऋण आयन का निर्माण करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन देगा, किसी को देगा यानी कि वो धन दे रहा है, क्या कर रहा है? धन दे रहा है। धन दे रहा है तो उसका मतलब वो कौन-सा आयन का निर्माण करेगा? धन आयन का निर्माण करेगा। किस आयन का निर्माण करेगा? धन आयन। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो हम लिख देते हैं आयन। आयन, ठीक है। अच्छा, आयन को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं पहले। वो होता है कि इलेक्ट्रॉन कब भी कोई मतलब कि जो
त्याग अथवा ग्रहण कर रहा है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम लिखा देंगे, ठीक है, आयन, ठीक है। आयन किसको कहते हैं? तो जब कोई परमाणु परमाणु इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा अथवा ग्रहण करती है, ग्रहण ग्रहण इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, तो उस पर उत्पन्न आवेश तो उस पर उत्पन्न आवेश उस पर उत्पन्न आवेश को ही को ही को ही आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, तो उस पर उत्पन्न आवेश, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा, तब उस पर क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। तो उस आवेश को ही हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होगा आपका धनायन, धनायन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन, या इसको आप कैटायन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैटायन, ठीक है। दूसरा ऋणायन, ऋणायन, ऋणायन मतलब नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, इसको क्या बोल सकते हैं? एनायन, क्या बोल सकते हैं? एनायन, कैटायन, एनायन। ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जल्दी उच्चारण नहीं की जाती है, इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में नहीं की जाती है। ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, आयन के लिए नहीं की जाती है, ये चार्ज के लिए की जाती है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, आयन नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका उच्चारण नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। बट ये कैटायन एनायन थोड़ा-सा आप इंग्लिश देख लीजिएगा, क्योंकि हमको कभी-कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है या होता है कि कैटायन का हिंदी धनायन होता है, कि एनायन का हिंदी धनायन होता है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। कैटायन मतलब धनायन और एनायन मतलब ऋणायन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों को डेफिनिशन हम दे देते हैं। डेफिनिशन कैसे होता है? धनायन किसको कहते हैं? तो जब कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज़ करती है, तो उसके द्वारा निर्मित आयन, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण कर रहा है, तो उस पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? उस आवेश को क्या कहते हैं? आयन। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे दोनों का टाइप्स, यानी कि धन आयन। धन आयन किसको कहेंगे? तो जब इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करेगा, 1 मिनट सॉरी, धन आयन किसको कहेंगे? तो परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इसमें धन आयन मतलब कि धन देगा किसी को, धन देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा, धन मतलब देगा, मतलब यहाँ पर परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर कौन-सा आयन का निर्माण होगा? तो धन आयन का निर्माण होगा। तो इसका मतलब डेफिनिशन कैसे लिख सकते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो उसके द्वारा निर्मित आयन या उस पर उत्पन्न आवेश, देखिए आवेश वाला बात जब भी होता है तो वो तो आयन सम्मिलित रूप से कहा जाता है। अब हम आयन का परिभाषा, चूंकि वो 2 प्रकार का आयन का परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो अब आवेश नहीं लिखेंगे, वहां पर क्या लिखेंगे? निर्मित आयन। क्या लिखेंगे? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करती है? त्याग करती है, तो उस पर उत्पन्न आयन मतलब या उसके द्वारा निर्मित आयन, वही क्या कहते हैं? धन आयन। और जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ग्रहण करेगी, तो उसके द्वारा निर्मित आयन को क्या कहते हैं? तब कहेंगे हम ऋण आयन कहेंगे। ठीक है, ये देखिए अब लिख देते इसका परिभाषा। ऋण आयन किसको कहेंगे? तो जब कोई एटम एटम
इलेक्ट्रॉन, देखिए ऋण है तो इसका मतलब ऋण लेगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन मतलब ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ग्रहण करती है, तो तो उसके द्वारा द्वारा निर्मित आयन निर्मित आयन आयन को ही को ही को ही ऋण आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋण आयन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, ये कैसे आया है तो एग्जाम्पल बताएंगे तो पता चलेगा, फिलहाल में आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, और भी होगा। दूसरा धन आयन, धन आयन किसको कहेंगे? तो जब कोई परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, सॉरी त्याग करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो उसके द्वारा निर्मित आयन क्या कहलाएगा? धन आयन। क्या लिखेंगे? जब कोई एटम एटम इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है तो उसके द्वारा निर्मित निर्मित आयन को ही क्या कहा जाता है? तो धन आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन आयन कहा जाता है। ठीक है, जैसे Al3+, ठीक है, K प्लस, Ca2+, ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं तो Na+, ये कैसे आया तो आगे हम बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? ऋण आयन। ऋण आयन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और धन आयन में क्या कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, और इस दोनों को सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? आयन। इसका मतलब आयन का निर्माण इलेक्ट्रॉन को त्यागने और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने अथवा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से। तो ये बात हम लिख देते हैं, आयन का निर्माण हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करने से होती है। क्या लिख देंगे? आयन का निर्माण हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करने से होती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आयन। अब हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कब? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो कर रहा है, आप बार-बार देखे होंगे, हम परिभाषा में लिखे होंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या तो त्याग करता है। तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कब? किस कंडीशन में ग्रहण करेगा या किस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, वो कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करने की स्थिति या अवस्था। क्या पढ़ेंगे? परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करने की कंडीशन। परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करने की शर्त, मतलब क्या शर्त होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है या तो ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 शर्त है, मतलब कि मुख्य 2 शर्त है, लेकिन तीसरा एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम तीनों बता देते हैं। सबसे पहले क्या आपको बताना है कि पूछा जाएगा कि कोई पूछ दिए कि आपको परमाणु आप बोल रहे हैं बार-बार कि इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करती है, ठीक है। तो ऐसा क्या शर्त है या कौन-सा स्थिति में कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करेगी? तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी परमाणु के
जब भी किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में जब भी किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन इलेक्ट्रॉन, फिर सुन लीजिए, जब भी किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में या तो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होगी, तो निश्चित रूप में वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी। क्या करेगी, त्याग देगी। और जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो निश्चित रूप में किस प्रकार का आयन का निर्माण करेगा, तो वो धन आयन का निर्माण करेगा। त्याग रहा है मतलब धन है तो धन दे रहा है, तो त्याग रहा है, तो त्याग रहा है तो वो धनात्मक संयोजकता, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो कौन सा संयोजकता का निर्माण करेगा, धनात्मक संयोजकता। और धनात्मक संयोजकता ही किसका निर्माण करता है, धन आयन का। तो दो बातें याद रखना है, एक कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, तो या तो वो धनात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा या तो वो धन आयन का निर्माण करेगा। क्या करेगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है तो उसके द्वारा या तो धनात्मक संयोजकता का निर्माण होगा या तो धनात्मक आयन का निर्माण होगा। क्या होगा, धनात्मक आयन का निर्माण होगा। ये हो गया। दूसरा, अब तो मतलब कि त्यागने की कंडीशन तो पता चल गया, मतलब कि जब किसी परमाणु का अंतिम कक्ष में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक है। दूसरा बात, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, तो निश्चित रूप से ग्रहण वही करेगा जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या रहेगा, आउटर मोस्ट सेल यानी कि अंतिम कक्ष में रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन या तो 6 इलेक्ट्रॉन या तो 7 इलेक्ट्रॉन। क्या रहेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन या तो 6 इलेक्ट्रॉन या तो 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और जैसे ही ग्रहण करेगा तो वो दो कंडीशन उत्पन्न करेगा, दो स्थिति उत्पन्न करेगा। कौन सा स्थिति, या तो वो ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा या तो वो ऋणात्मक आयन का निर्माण करेगा। क्या करेगा, या तो वो ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा या तो वो ऋणात्मक आयन का निर्माण करेगा। अब अब कहीं, अब जैसे कि आप थोड़ा यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान ही मतलब कि दो इंसान है, सपोज दैट, मान लीजिए कि दो इंसान हम नरेला और भरेला मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नरेला और भरेला। ठीक है। नरेला भरेला में देखिएगा, मान लीजिए कि ये दोनों मिलकर जो है ना कंपनी खोलना चाहता है। ठीक है। अब नरेला के पास मान लीजिए कि 5-7 लाख मतलब मतलब मान लीजिए 8 लाख रुपया है। कितना लाख रुपया है? 8 लाख नरेला के पास, ठीक है? नरेला के पास कितना रुपया है? 8 लाख, ठीक है? और 10 लाख जब लागत लगाया जाएगा, थोड़ा-सा 10 लाख रुपया रहेगा, तो अच्छा खासा एक कंपनी खोल लेंगे। तो इसको बढ़िया से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये नरेला है, ठीक है? ये बेचारा नरेला एकदम खुश है क्योंकि कंपनी खोलने वाला है, ठीक है? ये नरेला है। दूसरा मान लीजिए कि ये भरेला है। ठीक है? ये क्या है? भरेला है। ये भी बेचारा एकदम कंपनी खोलने वाला है, इसलिए मान लीजिए कि ये भी खुश है। ये नरेला, ये भरेला। अब 10 लाख रुपया जब कंपनी में लगाएगा तो वो बढ़िया से कंपनी एकदम मतलब कि मतलब कि एकदम रनिंग पे रहेगा, चलेगा अच्छा। मान लीजिए कि इसके पास 8 लाख रुपया है। कितना लैक्स? 8 लैक्स रुपया है। ठीक है? और इसके पास मान लीजिए कि 2 लैक्स रुपया है केवल। अब एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा-सा एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जब दोनों मिलकर कंपनी खोलना चाहता है, तो ऐसा बात नहीं है या ऐसा नहीं मतलब कि ऐसा कदा भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि 8 लाख वाला ये चाहेंगे जाकर 2 लाख वाले को कहेंगे कि हम जो है ना आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्या 8 लाख वाले इंसान ऐसा बोल सकते हैं 2 लाख वाले को कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आप जो है ना कंपनी खोलिए। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि एक तरह के 8 लाख वाले कभी भी सेकेंडरी इंसान बनकर रह सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास स्वयं पास क्या है? ज़्यादा रुपया है, इसके तुलना में। तो निश्चित रूपेण इसके पास अगर ज़्यादा रुपया है, तो ये क्या चाहेगा? कहेगा 2 लाख का कमी है, तो 2 लाख वाले को हम क्या कर लेते हैं? बुला लेते हैं। हम काहे ल जाएँगे उनके पास? क्या? अगर हमारे साथ कोई कंपनी खोलना चाहते तो हम दूसरे के पास क्यों जाएँगे भाई? हमारे पास 8 लाख रुपया है, 10 लाख वाले हम कंपनी खोलना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही 8 लाख रुपया है, 2 लाख वाले के पास हम नहीं जाएँगे, 2 लाख वाले हमारे पास ही आना चाहिए। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि 2 लाख वाले क्या होना चाहिए? वो 8 लाख वाले के पास क्या होगा? वो जाएगा। क्या करेगा? जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जिसके पास कम था, वो क्या कर रहा है? ज़्यादा वाला के पास जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार आयन में भी क्या होता है? आयन का निर्माण वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगा, वो भी 4 से कम। क्या रहेगा? 4 से कम। 4 से कम कितना? या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा या तो 3 है। कंडीशन याद रखना, ये सब बात अगर नहीं भी ध्यान रखते कोई बात नहीं।
ये हम समझाने के लिए बोले हैं। मतलब 8 लाख वाले पास 2 लाख वाले जाएँगे, ठीक है? 8 लाख वाले 2 लाख वाले के पास नहीं जा सकते। क्या हो सकता है? नहीं, ठीक उसी प्रकार अ, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कौन? निश्चित रूपेण वही त्याग करेगा जिसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जिसके पास 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 7 सॉरी 4 कहते हैं, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकती है। क्यों? एक बात मानिए कि 8 पुरने के लिए देखिए, 8 पुराने के लिए देखिए जिसके पास अंतिम में अगर रहेगा ये इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, तो 8 पुरने के लिए इसमें कितना कमी है? 3, इसमें कितना कमी है? 2, इसमें कितना कमी है? 1, कितना कमी है? 1। अब मान लीजिए कि किसी के पास अंत में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 7, इसको 6, इसको 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा कर्ज़ ले लेगा ना। इसलिए ये चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा कर्ज़ में नहीं डूबेंगे। हम क्या करते हैं, किसी के साथ क्या कर लेते हैं, मतलब कि पार्टिसिपेट कर लेते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पार्टनर। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ही। क्या करेगा? त्यागेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कम इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन अगर ये पुराना चाहेगा, ग्रहण करना चाहेगा, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या क या अष्टक नियम पूरा करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है? कमी है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कमी है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये बहुत ज़्यादा ऋण आवेशित हो जाएगा या ऋण इसके पास चलाएगा। तो आप मतलब कि मतलब कि एक अपने लाइफ से ही जोड़ के देखिए, बहुत ज़्यादा जिसके पास कमी रहता है, तो निश्चित रूपेण वो बहुत ज़्यादा ऋण लेना पसंद नहीं करेंगे या मान लीजिए कि कुछ मतलब कि कंपनी वगैरह खोलना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहेंगे या बहुत ज़्यादा ये सब नहीं करना, वो किसी के साथ जाकर पार्टनरशिप ही कर लेंगे, ठीक है? ठीक उसी प्रकार ये भी करता है, इसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ग्रहण नहीं करेगा, ये क्या करेगा? त्याग कर लेगा। अब इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, बस थोड़ा बहुत कम है, ये क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, नहीं तो ये कहे क्या कहता है भई 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हम सब सब क्या कर देते थे? काहेल जाएगा भाई, इसके पास स्वयं पहले से ही है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत कमी है तो थोड़ा बहुत किसी से ले लेगा, समझ रहे? मतलब ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसके पास बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके पास बहुत ज़्यादा कमी है, अर्थात उसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है। फिर से एक बार समझिएगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, अर्थात उसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम वाले हैं, मतलब या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज़ कर देगा, ठीक है? यानी कि त्याग कर देगा, ठीक है? अब जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब या तो 5 रहेगा, या 6 रहेगा, या तो 7, 4 वाले की चर्चा करेंगे हम लास्ट में, वो ध्यान रखें। या तो 5 रहेगा, या 6 रहेगा, या तो 7। तो इसके पास ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा, किसी दूसरे इंसान को ही क्या कर लेगा? अपनी ओर बुला लेगा, यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाएगा, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अपनी में खींचकर ले चलाएगा और 8 उड़ा लेगा, ठीक है? तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब भी किसी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल में क्या रहेगा? 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा और त्याग करके या तो वो धनात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा, या तो वो धनात्मक आयन का निर्माण करेगा, पहला बात। दूसरा बात, जब किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में 4 कहते हैं 5, 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? तो 8 पुरने में जितना इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? जितना 8 पुरने में कमी है, उतना ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद 2 पॉसिबिलिटी बनती है। कौन-कौन पॉसिबिलिटी? या तो वो ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा, या तो वो ऋण आयन का निर्माण करेगा। ठीक है? ये हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? जब कोई परमाणु जब किसी किसी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 अथवा 3 1, 2 अथवा 3 है हो, तो वह सभी इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही साथ किसी परमाणु में 1, 2, 3 नहीं हो सकता है। या तो किसी का आउटर मोस्ट शेल में 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। इस तीनों में से कोई एक ही रहेगा। तो जो भी रहेगा उस सभी को क्या कर देगा? त्याग देगा। तो वह सभी इलेक्ट्रॉन को त्याग यानी कि लूज़ त्याग कर क्या करेगा?
या तो धनात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा या तो धनात्मक आयन का निर्माण करेगा। त्याग कर धनात्मक संयोजकता अथवा धनात्मक आयन का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बात, जब किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में 5, 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है तो वह सभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कौन सा संयोजकता का निर्माण करेगा? तो ऋणात्मक संयोजकता या ऋणात्मक आयन का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करेगा? ऋणात्मक संयोजकता या ऋणात्मक आयन का निर्माण करेगा। ठीक है, अब ये कितना संख्या में ग्रहण करेगा? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है उतना ही संख्या में ग्रहण करेगा जितना मतलब कि जितना 8 पूर्णे में कमी रहेगा। मान लीजिए कि किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूर्णे में कितना कमी? 2, तो इसका मतलब वो कितना ग्रहण करेगा? 2। मान लीजिए किसी के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूर्णे में कितना कमी है? 3, इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। मान लीजिए किसी के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 8 पूर्णे में कितना कम? 1, इसका मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब कहिएगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता या मतलब कि ये पूछ सकते हैं आप कि 8 पूरा करने में ही जितना इलेक्ट्रॉन कमी हो उतना ही क्यों? या 8 क्यों हम पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि आपको पहले बता दिया गया कि स्टेबिलिटी कोई भी एटम तभी ग्रहण कर सकती है या मतलब स्टेबिलिटी को तभी प्राप्त कर सकती है जब अपने आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर हम 8 का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब हम एक चीज कह सकते हैं कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में या 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसके लिए संयोजकता या मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालने के सूत्र भी हो सकता है। नहीं, तो हम वो सूत्र लिख देते हैं, क्या हो सकता है? और वो कौन सा संयोजकता होगा? तो वो होगा आपका ऋणात्मक संयोजकता। कौन सा संयोजकता होगा? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संयोजकता आप कैसे निकाल सकते हैं? तो ऋणात्मक संयोजकता का फॉर्मूला होता है ऋणात्मक संयोजकता बराबर क्या लिख सकते हैं? तो वो होता है आपका 8 माइनस मतलब 8 मतलब 8 पूर्णे में जितना कमी है, 8 माइनस या तो 5 या 6 या 7। ठीक है, ठीक है, ये या आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, या कर क्या लिख सकते हैं? ऋणात्मक संयोजकता बराबर ऋणात्मक संयोजकता संयोजकता बराबर क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस, ये सब आउटर मोस्ट से ही है ना, अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है या 7, तो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन है, या क्या लिख सकते हैं? अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं? अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्या? ऋणात्मक संयोजकता ज्ञात करने की सूत्र। ऋणात्मक संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो 8 माइनस अंतिम कक्ष, तो 8 माइनस अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसको बैठाइएगा, आ जाएगा। मान लीजिए क्या कि किसी के अंतिम कक्ष में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल देखिए आउटर मोस्ट मतलब ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण कौन सा एटम करेगा? तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन, वही सब क्या करेगा? ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा या ऋणात्मक आयन का निर्माण करेगा। तो मान लेते हैं किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ऋणात्मक, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा। कितना करेगा? तो निश्चित रूप में 8 माइनस
5 अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 बिठा देंगे, इसका मतलब 8 - 5 यानी कि 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि यहाँ पर आता 6, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है 2। मान लीजिए कि यहाँ पर आता 7, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह का होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ऋणात्मक संयोजकता के बारे में, ठीक है। अब ये बात, अब मतलब हम 4 1 2 3 वाले को भी देख लीजिए, 1 2 3 रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है। अब 5 6 7 रहता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। ग्रहण करके क्या करेगा? तो ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा या ऋणात्मक आयन का निर्माण करेगा। अब मान लीजिए कि किसी के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन केवल हो, क्या रहेगा? केवल 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा ध्यान रखना है अ बहुत ऐसा एटम होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होती है, वो हमेशा अधिकांशतः ऐसा माना जाता है कि वो जल्दी आयन का निर्माण नहीं करता है। बट वो अगर आयन का निर्माण करता है, तो वो मतलब कि सॉरी हाँ मतलब कि अगर वो आयन का मतलब जब किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो धन आयन और ऋण आयन दोनों का निर्माण करेगा। क्या करेगा? धन आयन, ऋण आयन दोनों। मतलब हम ये कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो वो कौन-सा आयन का निर्माण करेगा? धन आयन का निर्माण। और जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तब वो कौन-सा आयन का निर्माण करेगा? तो निश्चित रूपेण वो ऋण आयन का निर्माण करेगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगी, तो निश्चित रूपेण वो धन आयन और ऋण आयन दोनों का निर्माण करता है। यहीं तक बात नहीं रुकती है। ठीक है, मान लेते हैं कि धन आयन, ऋण आयन दोनों का निर्माण करती है, लेकिन वो कंडीशन निर्भर करती है कि वो आयनिक कंपाउंड बनाता है कि नहीं। बट ऐसा भी कंडीशन होता है कि जब किसी एटम के लास्ट कक्ष में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूपेण वो कोवैलेंट बॉन्ड का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि मतलब कि सहसंयोजक बंधन का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन मतलब ये हुआ कि मतलब कि एटम्स के बीच क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वो साझेदारी होती है, ठीक है? पार्टनरशिप मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आदान-प्रदान ऐसे करके मतलब होता है, ठीक है? ये आगे हम बताएँगे, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना है, जिस परमाणु के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूपेण वो या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन का निर्माण करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करेगा या कौन-सा बंधन का निर्माण करेगा? सहसंयोजक बंधन का निर्माण करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये भी हम लिख देते हैं। अब ऐसा ऐसा कौन-कौन परमाणु है जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकती है, ग्रहण भी कर सकती है या सहसंयोजक बंधन का भी निर्माण कर सकती है? तो जैसे कि सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, ठीक है? ये सब होता है और भी होता है, बताएँगे हम आगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? जब किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है तो वह तो वह तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण ग्रहण त्याग अथवा ग्रहण दोनों करती है और क्या लिख सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे त्याग करेंगे तो वह धनायन बनाएगा या धनायन का निर्माण करेंगे तथा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण 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 करेंगे तो ऋण आयन बनेगा। क्या होगा? ऋण आयन बनेगा, ठीक है? बट जब किसी एटम के लास्ट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो सहसंयोजक बंधन का भी निर्माण करता है। तो ये भी हम लिख देते हैं। जब किसी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल में
4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह सहसंयोजक सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का भी निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कहते फिक्स करेगा ही करेगा, नहीं, कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया आपको किसके बारे में, किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक बात और हम लिख देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि केमिकल रिएक्शन रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा हमेशा संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भाग लेती है। ठीक है, या पार्टिसिपेट करती है। ये एकदम वीवीआई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया आपको संयोजकता से संबंधित बातें। ठीक है, या आयन से संबंधित बातें। ठीक है, कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित जो भी बातें था आपका हो गया खत्म। कल से चलेगा इसका एग्जाम्पल। कल एक चीज और हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि आपका जो जब इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है या धन आयन या ऋण आयन का जो निर्माण करता है, उससे एटम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी बताया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो निश्चित में वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और या आपको किसी प्रकार कंफ्यूजन क्रिएट होता है या कोई पॉइंट आप नहीं समझते हैं तो जरूर कमेंट में लिखा कीजिए। ठीक है, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।